हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी कैसे निकालते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स की निकाली थी ना, वैसे ही बिल्कुल एज इट इज़ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की निकलेगी। लेकिन इसमें कुछ मेथड्स ऐड भी होंगे जिसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए करेंगे स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई मतलब किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या अपडेट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कितने तरह के हैं। तो इतना आपको भी पता है, डिबेंचर्स है तो बहुत तरह के। लेकिन जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो दो तरीके के डिबेंचर्स की निकालते हैं। एक इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं, और सेकंड रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इस वर्ड से क्या आपको कुछ याद आ रहा है? तो हमने क्या निकाला था इस वर्ड से, आपको अगर पता हो तो वी नो अबाउट दैट कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी इसी तरीके से निकाली थी। और सिमिलरली सिमिलरली कोई भी चेंज नहीं है, फॉर्मूले में भी सिमिलर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे है दोनों दोनों फॉर्मूले में कितना सा चेंज आएगा, क्या चीज़ें सेम है, वो भी करेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि रिडीमेबल की बात करी जाए ना, तो उसमें अब दो मेथड्स हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला तो प्रेफरेंस शेयर्स के बिल्कुल बेस से सेम होगा, लेकिन दूसरा जो वाईटीएम मेथड है ना, वो आपको थोड़ा सा नया है। तो उसके बारे में बात आज ध्यान से करना, ठीक है, और अंडरस्टैंड भी अच्छे से करना। चलिए, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसकी अगर कॉस्ट निकालनी पड़े, यानी अगर डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया तो कैसे कॉस्ट निकलेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स की। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स में सबसे आसान तरीका है कि भाई क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 - टैक्स रेट डिवाइडेड बाय एनपी। मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस या फिर नेट प्रोसीड। तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स वाली वीडियो देखी है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि वहाँ पे था आई के बदले पी डी, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स को क्या मिलता है, रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। और मैक्सिममली आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी होता है, इसीलिए हमने टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी है। तो हमने उसका फॉर्मूला क्या लगा दिया, 1 - टैक्स रेट। ठीक है। अब बात कर लीजिए क्वेश्चन की। तो बहुत आसान से क्वेश्चन के साथ आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ कि सोहन लिमिटेड ने इशू किए थे 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम, और उसकी पार वैल्यू है 100। करंट मार्केट प्राइस उसका डिबेंचर्स का जो है वो 94 है। तो जितना भी डेटा था और टैक्स भी आपका 35% है। उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालिए। तो जितना भी डेटा था मैंने बिल्कुल ही आपके सामने एज इट इज़ खोल के रख दिया है। देख सकते हो इंटरेस्ट 12% है। इसके बाद बात करी जाए तो टैक्स रेट 0.35 है, नेट प्रोसीड आपके 94 है। तो अब यहाँ पे जब बात करी जाती है नेक्स्ट चीज़ की, तो फॉर्मे में फिल करोगे। फॉर्मे में फिल करने के बाद आपका क्या होने वाला है, सिंपल आंसर आने वाला है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि 12 आपका इंटरेस्ट था, मैंने इंटरेस्ट फिल कर दिया, राइट। उसके बाद आपने 1 - टैक्स रेट करना था, वो मैंने कर दिया। देयर आफ्टर 94 आपका नेट प्रोसीड था, वो मैंने कर दिया। एंड देयर आफ्टर आपकी कैलकुलेशन के थ्रू आपका आंसर आ चुका है। और अगर आपको पता हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना ज़रूरी है यहाँ पे, बिकॉज हमें परसेंटेजेस में आंसर चाहिए। तो दैट्स वाई आई एम मल्टीप्लाइंग एवरी कॉस्ट विद 100, राइट। राइट। चलिए, तो पहला तो बहुत आसान था, इसलिए मैंने इसे खुद सॉल्व नहीं करा, आपके सामने रख दिया। आपको पता है कि ये कैसे करना है। सिमिलरली अगर आपको याद हो मेरे प्रेफरेंस शेयर की वीडियो के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला है। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। वहाँ पे था प्रेफरेंस डिविडेंड और आई टैक्स रेट होता नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, 1 - टैक्स रेट भी लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। यानी यहाँ पे डिबेंचर्स की बात हो रही है तो इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो इसमें दो मेथड थे, इतना तो आपको बताया था मैंने। देर आर टू मेथड्स, एक है अप्रॉक्सीमेशन मेथड और दूसरा था वाईटीएम मेथड, जो आप सबके लिए नया होगा।
तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन मेथड अगर आपको याद हो तो कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। अगर आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वीडियो को देख लिया है तो फिर तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज यहाँ पे भी देख के भी आपको अंडरस्टैंड होने वाला है कि क्या चीज़ें कही गई हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इंटरेस्ट को टैक्स के साथ जो आपने ऊपर करा वही करना है। आर वी यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू है और कुछ नहीं है, और नेट प्रोसीड आपके मार्केट प्राइस है। तो रिडीमेबल वैल्यू वही होती है जो आपने मतलब एज अ उसकी पार वैल्यू में कहूँ तो, मतलब रिडीमेबल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, मतलब जितना उसका फेस वैल्यू है वही आपकी रिडीमेबल वैल्यू ज़्यादातर होती है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। और सिमिलरली नेट प्रोसीड आपको वहाँ पे गिवन होंगे, और अदरवाइज नेट प्रोसीड निकालने का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दो अगर गिवन है तो। लेकिन अब क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। कंपनी ने इशू किए 10% 10% डिवेंचर्स, 100 रुपी ईच। यानी अब क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर रिडीमेबल वैल्यू नहीं होगी तो हमने इस 100 को ही क्या मान लेना है, रिडीमेबल वैल्यू मान लेना है। 10% प्रीमियम मतलब ये हुआ कि जब आपने इशू करे थे तब 10% प्रीमियम पे करे थे, यानी 110 के ऊपर 10% किसका करना है, 100 का, यानी 110 हो गया प्लस करने के बाद। और 1/4/2017 को करे थे और 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी हुई है। टैक्स आपका 35% है, तो मैंने फॉर्मूले में फिल कर दिया। ध्यान से समझो, 10% इंटरेस्ट था तो 10% आपका मतलब 10 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया, टैक्स रेट की वैल्यू आ गई। अब 100 है रिडीमेबल वैल्यू, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रिडीमेबल वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। नेट प्रोसीड यहाँ पे 110 कैसे आया, नेट प्रोसीड मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो उस समय आपने प्रीमियम के इशू करा था। एक चीज याद रखना, नेट प्रोसीड और रिडीमेबल वैल्यू ज्यादातर सेम नहीं हो सकते, क्वेश्चन में ध्यान रखना है इस चीज का। तो सेम नहीं हो सकते, इसलिए हमने प्रीमियम देखा कि प्रीमियम 10% साथ में है, अदरवाइज 100 - 100 हो जाता तो ऐसे गलत होना था। तो इसीलिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेट प्रोसीड ज़्यादातर वही वैल्यू होगी जिसमें आपने असल में इशू करा था, दैट इज प्रीमियम प्लस। तो प्रीमियम प्लस करने के बाद आपका आया 110। तो अभी भी आप सबको एक चीज़ तो होगी ही कि सर नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल आने दो, फिर क्या हुआ ये देख लो। नेगेटिव के बाद कैलकुलेशन में 6.5 - 2 कर दोगे तो 4.5 आ जाएगा और आपका आंसर 4.28 आ जाएगा। कोई ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेगेटिव साइन का इशू था वो भी दूर हो गया, कि नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो सॉल्व हो ही जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेगेटिव परसेंटेज आने वाली है। आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व भी हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला माइंडसेट याद रखना है, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा मैं करवाने वाला हूँ खुद आपके साथ साथ, कि अगर आपने YTM मेथड के थ्रू रिडेमेबल डिवेंचर्स की कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। तो वहाँ पे जब बात करी जाती है YTM की, इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अगर आपने टाइम वैल्यू को समझा हुआ है, अगर आपने कैपिटल बजटिंग को समझा है, दैट मीन्स IRR मेथड को समझा हुआ है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को समझा हुआ है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहना है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ें नहीं समझी तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, पर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से समझिएगा कि IRR मेथड, सबसे पहले उसने ये कहा कि IRR को ही कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कहना है इस केस में। अब मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ IRR, यू कैन से, मतलब या तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाल दो या फिर IRR मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने IRR निकालना है, तो वो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से देखो पहले। स्टेप वन है हमारे पास, सबसे पहले कैश फ्लो का पता करो कि कैश फ्लो कितने आ रहे हैं, आइडेंटिफाई। तो उसको करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले ज़ीरो मतलब जिस ईयर में आपने असल में, मतलब जिस ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट अभी शुरू करी है वो तो ज़ीरो है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यानी असल में बात करूँ तो कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है उस डिबेंचर्स की, वो बात करी जाएगी इसमें। सेकेंडली 1 to 5 मतलब 5 सालों के लिए हो सकती है ज़्यादातर, तो इसीलिए जितने सालों की होगी वो आपने यहाँ पे लिख देना है, 1 to 5 ईयर मिनिमम हम मान के चलते हैं, ठीक है। और n मतलब जितने मैक्सिमम नंबर्स हुए उस बेस पे उसकी आपने रिडीमेबल वैल्यू नोट आउट कर लेनी है। नहीं समझ में आएगा, नीचे एग्जाम्पल है उसके साथ आपको समझ जल्दी आ जाएगा। तो आपने उसके बाद निकालनी है NPV वैल्यू और IRR वैल्यू। अब ये कैसे निकलेगी, स्टेप्स तो आपने देख लिया, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं लिखी इसमें, लेकिन अब इसे निकालना कैसे है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो उसे भी अब हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए देखिए, अब
इसमें आपने अभी तक ये स्टेप 1 से लेकर ये सारी चीज़ें जितनी हैं, है ना? इसमें आपने क्या देखा? 3 स्टेप्स हैं, कैश फ्लो निकालना है, एनपीवी निकालना है, आईआरआर निकालना है। सर ये तीनों चीज़ें मुझे नहीं पता अगर आपने कैपिटल बजटिंग अभी तक नहीं करा, राइट? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? अभी के लिए आप आओ, अगर आपने टाइम वैल्यू भी नहीं करा तब भी मुश्किल लगेगा थोड़ा-सा। तो एनपीवी मतलब क्या है या फिर आईआरआर मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो आईआरआर निकालना कैसे है, ये फॉर्मूला आपको दे दिया। लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी होने वाला है जब आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे आप, है ना? तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने वाला हूँ कि कैसे करना है। कंपनी ने अगर इशू करे हैं 10,000 रुपये और 10,000 डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स ईच 100 रुपये के हैं, और 1/4/2013 को उसने करे थे, मैच्योर हो गए 2018 के बाद। ठीक है, द कंपनी वांट्स टू नो इट्स करंट कॉस्ट। जो उसके बाद डिबेंचर है उसकी करंट कॉस्ट देखना चाहते हैं, आज की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस है 80 और टैक्स रेट है 35%। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ करना है। चलो, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? कैश फ्लो देखो, है ना? यानी ये चीज़ आपने निकालनी है सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, ये लो, सबसे पहले इसे लिख लिया मैंने। अब देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या है, ज़ीरो में करंट मार्केट प्राइस क्या होगा? ज़ीरो के केस में करंट करंट मार्केट प्राइस क्या होगा? हाँ जी, तो देखो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ था आपको ऊपर 80, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूंगा ज़ीरो में क्या लिख दूंगा, ₹80। ये हो गया। सेकंड है मेरे पास इंटरेस्ट नेट रेट, ये तो आपने ऊपर भी निकाला हुआ है कि इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 10%। 10% मीन्स 100 का 10% ₹10 हो गया। 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 0.65 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 6.5 आ गया। इतना तो आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? सर आपने रिडेम्पशन वैल्यू कहा हुआ है कि अगर गिवन नहीं हो तो जितने में उसकी कॉस्ट है उतने में आपके रिडीम करना ज़रूरी है, राइट? हो गया। अब हम निकालेंगे, यू कैन से, एनपीवी। तो एनपीवी कैसे निकालना है, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है, तो ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ जी, तो देखिए अब सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? ये लो, सेकंड स्टेप मेरे पास है कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एट डिस्काउंट रेट। यही है मतलब, है ना? अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, क्या करना है मैंने। इसके बाद मैंने स्टेप नंबर 2 को नोट आउट करा। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है अपने लिए एक छोटा सा बॉक्स, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है। तो आपने 6 बॉक्सेस बना लेने हैं मेरे ख्याल से, इट विल बी सफिशेंट, और 5 लाइन्स हो जाएंगी। तो ये लीजिए, ये मैंने क्रिएट कर दिया बॉक्स। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ले लेना है ईयर्स। ठीक है, जिसमें क्या आने वाले हैं 0, 1 2 5 ईयर्स हैं टोटल, और एन भी कितना है 5, एन भी कितना है 5, राइट? उसके बाद आपने लेने हैं कैश फ्लोज। क्या लेने हैं, कैश फ्लोज। अब एनपीवी पता क्या होता है, एड टू डिस्काउंटेड रेट्स का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटेड रेट का मतलब होता है कि आपने आईआरआर को निकालने के लिए एक अजम्पशन लेनी है कि कौन से दो ऐसे डिस्काउंट रेट हो सकते हैं जिसकी वजह से एक आपका एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए और दूसरे डिस्काउंट रेट से आपका एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए। मतलब मेरा एक तो जो गिवन है, ठीक है, एक तो जो जो आपका गिवन है डिस्काउंटेड रेट कितना लेना है, सबसे पहले जो गिवन है वो तो ले लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने उसकी क्या निकाल दी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। क्या निकाल दी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। ये तो आपको पता चल चुका होगा, राइट? उसके बाद देयर आफ्टर मैंने फिर से एक डिस्काउंटेड रेट लेना है, क्योंकि दो डिस्काउंटेड रेट के बीच में कंपैरिजन देखना है। तो मैंने सेकंड वाला इस तरीके से लेना है कि मेरे फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो नेगेटिव आए दूसरे वाले से। मतलब एक इन शॉर्ट, रुको रुको रुको, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 10% के बाद आपका यहाँ पे एनपीवी क्या आता है, नेगेटिव पॉजिटिव आता है, तो आपने अगला डिस्काउंट रेट उस हिसाब से लेना है, राइट? हाँ जी, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, जीरो में कितना मार्केट प्राइस था हमारे पास 80। डिस्काउंटेड रेट जो होता है सबसे पहले जीरो पीरियड में वो 1.0 यानी 1 ही होता है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 80 ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आओ नेक्स्ट में। अब 80 है ना जो, वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ज़ीरो ईयर में आपके पास जो होता है वो हमेशा खर्चा होता है। ज़ीरो ईयर में थोड़ी कैश फ्लो आता है, इनफ्लो थोड़ी हुआ है। ठीक है,
अब 1 to 5 में आपके पास क्या था, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। 1 to 5 में आपके पास आंसर आया था 6.5 रुपये, 6.5 आए थे। अब ये डिस्काउंटेड रेट देखो, 1 to 5 का मतलब होता है मैंने एक ही बार पैसा 5 सालों के लिए लगाया, मतलब मेरा पैसा एन्युटी बेसिस पे गया। इतना समझ गए। तो जब एन्युटी बेसिस पे कोई चीज़ जाती है, राइट, तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल देखना पड़ेगा जो आपको बुक में दिया होता है। ठीक है, बुक के लास्ट में आपको ये एन्युटी टेबल होगा, ये है फ्यूचर वैल्यू का, ये है प्रेजेंट वैल्यू का। अब यहां से देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ₹1 फॉर द एन पीरियड, मतलब ये सिर्फ एक एक साल के देखने के लिए है। ठीक है, ये है एन्युटी बेसिस, सॉरी ये है फ्यूचर का एन्युटी बेसिस, और ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी बेसिस। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी बेसिस देखना है। कैसे देखना है, ध्यान से देखो, कितने डिस्काउंट रेट पे देखना है, 10% पे, और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। इसका मतलब 10% कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए 10% है, ये देखो 3.79, क्या है 3.791। तो मेरा डिस्काउंट रेट क्या बनेगा, 3.791। क्लियर। उसके बाद 5वें साल क्या रेट होगा, अब ध्यान से समझो, वो मैंने था एन्युटी पे बेसिस पे लिया। अब एन्युटी खत्म हो गया ना, अब एक साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी, 100। तो इस बेसिस में आपका क्या डिस्काउंट रेट रहेगा, ये था एन्युटी। अब ये ले लो टेबल, ये है आपका एक साल के बेसिस पे, यानी आपने जब 10% 5वें साल में देखा, यानी आज उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, वो है 0.621। क्या है, 0.621। ठीक है जी, बस इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 3.791 आपको करोगे तो आपका बन जाएगा 24.64। ठीक है, ये आपका इनफ्लो आ गया। दूसरे केस में जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 62.1। क्या आ जाएगा, 62.1। तो 62 पॉइंट, अब ध्यान से समझना, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है। एनपीवी का मतलब होता है जितना कैश मतलब आपका होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट कह लो, या जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मेरा जब इन दोनों को करोगे 62.1 प्लस 24.64, तो ये बनता है आप इन दोनों का बनता है 86.74। क्या बनता है, 86.74 बनता है। इसमें से आपने 80 माइनस करना है, तो इसीलिए जब मैंने इसमें से 80 माइनस करा तो मेरा ओवरऑल जो पॉजिटिव आंसर है वो क्या आया, 6.74। मतलब ये आंसर अगर पॉजिटिव आया और नियरेस्ट टू जीरो आया, ध्यान रखना, अब अगर ये मेरा आंसर आता है और वो जीरो से बिल्कुल करीब का आता है, तो वहां पे अगला जो डिस्काउंट रेट है वो मेरा क्या होगा, थोड़ा दूरी पे होगा, ज़्यादा दूरी पे नहीं। तो आगे को जाना है तो मैं एटलीस्ट 15% ले सकता हूँ, ताकि मेरा अगला आंसर नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अगला आंसर जो आए वो नेगेटिव आ जाए, यानी उसमें ज़ीरो वाला ज़्यादा हो और इनफ्लो कम हो जाए। तो 15% पे अब देखना ज़रूरी है मेरे लिए, राइट, तो उसे देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे, अब 15% डिस्काउंट रेट देखना है, तो सबसे पहले तो वही 80 आपका यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो इसका जो इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू है जो, वो 80 ही रहेगी, राइट। ये तो 80 नेगेटिव ही रहेगा, ये तो कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन सेकंड केस में अब देखो 15% पे देखना है एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल प्रेजेंट वैल्यू का, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल 15% है मेरा ये वाला, और इसमें है, ये देखो ये नीचे आ गया, हम यहाँ पे 3.352, क्या है 3.352, क्या है 3.352। ठीक है, उसके बाद आपने सिंगल टेबल पे आना है, मतलब सिंगल, ये देखो ये रहा सिंगल, और ये है 497, यानी 0.497, क्या है 0.497। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किन दोनों को, यहाँ पे जो इनफ्लो है ये, इन दोनों को, ये दो चीज़ें, और अब लेना है 15% वाला। ठीक है, तो 6.5, ध्यान से बोल, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन लेना, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 3.352 इज इक्वल टू, ये बनता है 21.79। ठीक है, 21.79।
और दूसरा केस बनता है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9497, वो बनता है 49.7। क्या बनता है? 49.7। तो 49.7 प्लस 21.79 बनता है 71। अब देखो ये बनता है 71.49। जब अब इसमें से 80 माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आने का पूरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सर। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर आना चाहिए -8.51। क्या आना चाहिए? -8.51। क्लियर? तो अब मैंने क्या लगाना है? IRR का फॉर्मूला। क्या लगाना है? IRR का फॉर्मूला। तो जब मैं IRR का फॉर्मूला लगाता हूँ, दैट मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो क्या आने वाला है? मैंने यहाँ पे लगाया। लोअर लिमिट का मतलब है कि जो आपने यहाँ पे मतलब जो डिस्काउंट रेट लिया उसमें लोअर लिमिट में डिस्काउंट रेट कौन सा है? 10%, यानी 0.10 हो जाएगा। राइट, 0.10 हो जाएगा। इतना तो पता चल गया। चलो, तो यहाँ पे अब एनपीवी एट लोअर लिमिट, एनपी एट लोअर मीन 10% पे एनपीवी कितना आया था आपका? 10% पे सर आया था 6.74। क्या आया था? 6.74। राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे भी एनपीवी लोअर लिमिट कितना है? 6.74 पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव वाला कितना आया था? ये आया था 8.51। क्या आया था? 8.51। ठीक है। और उसके बाद हायर लिमिट में कितना आया था आपके पास? हायर लिमिट क्या था? 15। 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5। तो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो मैं आपके पास आंसर लिख रहा हूँ, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक सही कर लो, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस -80 ये आएगा। ठीक है ना, इसे पहले प्लस करना है। ठीक है। चलो, तो इसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 12.271। तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12.21%। तो ये आपका क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट माना जाएगा इन केस ऑफ YTM मेथड। आई थिंक ये आपको क्लियर अब हो जाना चाहिए। तो जल्दी से अब बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के ऊपर। तो ये मैं आपको खुद नहीं करवाने वाला, बस आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ क्वेश्चन के जरिए, जो आपने समझनी है। वो क्या है? चलो आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि मैच्योरिटी के टाइम पे क्या हुआ। डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन लिया, मतलब ऑप्शन दिया गया कन्वर्ट करने का, कि उनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा 1:10 बेसिस पे। तो जब आपने कन्वर्ट करना है वहां पे आपको रिडीमेबल वैल्यू वो वाली चाहिए जो हायर ऑफ होती है दोनों में। कौन से दोनों में सर? ध्यान से समझो, ये देखो, डिटरमाइन द रिडेम्पशन वैल्यू। तो इसमें क्या करना है? कैश वैल्यू क्या है? कैश वैल्यू मतलब 100 डिवेंचर्स, मतलब 100 रुपये के डिवेंचर्स हैं, तो उसकी कैश वैल्यू क्या बनेगी? सेम वही बनेगी जो आपकी है। हाँ जी। तो देखो यहाँ पे अब हायर ऑफ चाहिए, तो डिबेंचर की क्या हो गई? 100 हो गई, क्योंकि उसकी कैश वैल्यू क्या थी? डिबेंचर्स की 100 ही रुपीज़ थी ना। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है? लिखा है इक्विटी शेयर 1:10 पे जाएंगे, यानी 10 फॉर ईच डिबेंचर। ठीक है। और करंट मार्केट प्राइस डिबेंचर, मतलब जब आप कन्वर्ट करोगे तो उस समय, सॉरी यहाँ पे डिबेंचर का नहीं है, इक्विटी का है। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी का है। जब जो करंट करंट मार्केट प्राइस था वो क्या था? 12। और ग्रोथ रेट कितना है? 5%। तो क्या करोगे अब? वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? आपने 10 डिबेंचर्स कन्वर्ट करे, मतलब 10 फॉर ईच डिबेंचर आपने इक्विटी के लिए कन्वर्ट करा, 12 रुपए के हिसाब से करा, और ग्रोथ कितनी हो रही है 5 सालों में? 0.5% मीन्स, ओ सॉरी 5% मीन्स 0.05। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, यानी यहाँ पे अबव लिखना है 5 सालों के लिए। परसेंट ये ऊपर है, पावर में है 5। ठीक है। तो पावर में 5 लेना है, ये पावर में 5 है। ये आपको ना ऐसे, हाँ, पावर में 5 है। ठीक है। अब जब आप इसे करोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी को, तो आपने जब सॉल्व करा तो ये बनेगा, ध्यान से समझाता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 12। और जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, कैसे करना है? पावर की मतलब आपने करना है 1.05 की पावर 5, मतलब 5 टाइम्स करना है आपने इसे। तो जब आप 5 टाइम्स करोगे तो आपके बाद आंसर आ जाएगा 153। 1 मिनट, आपका आ जाएगा 1.05
ये बन जाएगा 153, टोटल पूरा बता रहा हूँ 153.15, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा विच एवर इज हायर, सर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द हायर, सो रिडेम्पशन वैल्यू क्या बन जाएगी, रिडेम्पशन वैल्यू इज रुपीज 153.15। तो इसी वजह से आपने अब आंसर निकाल देना है, क्या निकाल देना है सर, आंसर आंसर निकाल देना है आपने कॉस्ट ऑफ डेट का। सर कौन सा मेथड, कोई भी मेथड आप ऊपर वाला लगाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आपने आंसर निकालना है खुद, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 16.09, अगर आप अप्रॉक्सीमेशन मेथड से निकालते हो तो। ठीक है जी, ये आपका क्या है, एक हिंट दे दिया मैंने कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो ये बाकी आप अपने उस मेथड से निकाल सकते हो जिससे भी आपको सफिशिएंट लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बड़ी सी एक जो वीडियो है, इसमें पूरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का जो कॉस्ट ऑफ डेट का जो पूरा एक मतलब कंसेप्ट है, उसका ओवरव्यू है, वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए जो जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेगा। जाते जाते एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने कोई भी ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो हमसे जल्दी कांटेक्ट करिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।